रेफ्रिजरेटर का दरवाजा रेफ्रिजरेटर के नजदीक आकर झट से बंद हो जाता है। इसी तरह अलमारी का दरवाजा भी अलमारी के नजदीक आते ही इस तरह बंद हो जाता है जैसे किसी चीज ने उसे अपनी ओर खींच लिया हो। बैग में लगी चटकनी झट से बैग की सतह से चिपक जाती है। ये सारी प्रक्रिया कैसे होती है? इन सब के पीछे का जवाब है चुंबक। इन सभी वस्तुओं में चुंबक लगी होती है जो दूसरी सतह पर लगी धातु या चुंबक को अपनी ओर आकर्षित करती है और छत से दरवाजा या बैग बंद हो जाता है। चुंबक को हम बचपन से देखते आ रहे हैं, लेकिन चुंबक क्या होती है? वह कुछ धातुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है और कुछ को नहीं। ऐसा क्यों होता है? चुंबक से जुड़े ऐसे ही सवालों के जवाब हम आज के वीडियो में जानेंगे। चुंबक आमतौर पर लोहे धातु की ऑक्साइड होती है जो कि आयरन, कोबाल्ट और निकल जैसे कुछ धातुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। चुंबक के दो पोल या ध्रुव होते हैं, उत्तरी और दक्षिणी। मोटे तौर पर तीन तरह के चुंबक हम देखते हैं: बार चुंबक, हॉर्सशू चुंबक और रिंग चुंबक। बार या छड़ चुंबक एक बार के आकार की होती है जिसका एक सिरा उत्तरी और दूसरा दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। हॉर्सशू चुंबक घोड़े की नाल के आकार की होती है, इसलिए हॉर्सशू कहलाती है। इसी प्रकार रिंग चुंबक का आकार अंगूठे जैसा होता है। यदि दो छड़ चुंबक ली जाए तो ये देखा जाता है कि एक का उत्तरी ध्रुव दूसरे के दक्षिणी ध्रुव को अपनी ओर आकर्षित करता है और दोनों के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित। हम जानते हैं कि चुंबक लोहे को आकर्षित करती है और लकड़ी को नहीं। इन आकर्षण और प्रतिकर्षण को देखकर ये कहना उचित होगा कि चुंबक के आसपास कुछ तो हो रहा है जिसे हमारी आंखें देख नहीं पा रही। इसे समझने के लिए एक एक्टिविटी करते हैं। इस एक्टिविटी को करने के लिए हमें एक छड़ चुंबक, लोहे का चूरा, एक सफेद शीट चाहिए होगी। छड़ चुंबक को शीट के बीच में रखें और उसके ऊपर धीरे धीरे लोहे का चूरा डालें। फिर धीरे धीरे शीट पर थपकी मारें। थपकी मारने की प्रक्रिया को 2-3 बार करें। यदि हम चूरे को ध्यान से देखें तो हमें एक पैटर्न बनता नजर आएगा। ये वही पैटर्न है जिसे हमारी आंखें नहीं देख पा रही थी। ये पैटर्न चुंबक द्वारा लोहे के चूरे पर लगाए गए बल को दर्शाता है। जिस क्षेत्र में ये बल लग रहा है उस क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र या अंग्रेजी में मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। जिन रेखाओं पर चूरा दिखाई दे रहा है उन रेखाओं को चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहा जाता है। यदि लोहे के चूरे को ध्यान से देखा जाए तो एक जगह हमें बहुत ज्यादा इकट्ठा चूरा दिखेगा और कहीं थोड़ा कम। ये इकट्ठा चूरा चुंबकीय क्षेत्र की ताकत या प्रबलता को दिखाता है। साथ ही रेखाओं की दिशा भी परिपाटी के मुताबिक उत्तर से दक्षिण की ओर ली जाती है। चुंबक के अंदर यही दिशा दक्षिण से उत्तर की तरफ होती है। तो आज हमने इंसानी आंखों से ना दिखने वाले चुंबकीय क्षेत्र के बारे में जाना और साथ ही क्षेत्र रेखाओं को भी समझा। और मुझे यकीन है कि अगली बार आप जब भी किसी भी धातु को चुंबक से आकर्षित होते हुए देखेंगे तब चुंबकीय क्षेत्र को ध्यान में रखेंगे और जिन्हें इस छिपे रहस्य के बारे में नहीं पता उन्हें भी बताएंगे। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत हम किसी उदाहरण या एक्टिविटी से ना करके बल्कि एक ऐसी कहानी से करेंगे जिसने विज्ञान को देखने की परिभाषा ही बदल दी। हुआ यूं कि धातु के तार से जब करंट प्रवाहित हुआ तो पास रखे कंपास में एक तरह का विक्षेप या डिफ्लेक्शन नजर आया। तब ओरेस्टेड को महसूस हुआ कि विद्युत भी अपने आसपास की जगह पर चुंबकीय प्रभाव डालती है। ये चुंबकीय प्रभाव कैसा होता है? क्या ये विद्युत धारा के साथ बढ़ता और घटता है या हमेशा स्थिर रहता है? क्या ये चुंबकीय प्रभाव चुंबक की ही तरह होता है या उससे अलग? आज की वीडियो में ऐसे ही सवालों पर जोर दिया जाएगा। तो सबसे पहले जानते हैं
कि ये छोटा सा गोल दिखने वाला उपकरण क्या होता है। इस उपकरण को दिक्सूचक या इंग्लिश में मैग्नेटिक कंपास कहते हैं, जिसका उपयोग पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा जानने के लिए किया जाता है। हमारी पृथ्वी भी एक बड़ी चुंबक की तरह कार्य करती है, जिसके बारे में आप बड़ी कक्षा में पढ़ेंगे। साथ ही इस कंपास का उपयोग दिशा बताने के लिए भी किया जाता है। इस चुंबक की सुई सिर्फ एक साधारण चुंबक की ही तरह होती है, जिसके नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं। नॉर्थ पोल को लाल रंग से अंकित किया जाता है और इस बिंदु की तरफ की सुई भौगोलिक नॉर्थ पोल की ओर की दिशा बताती है। जैसा कि हमने बात की, ये सुई एक चुंबक होती है। यदि इस कंपास के पास एक बार मैग्नेट को लाया जाए तो क्या होगा? बिल्कुल सही समझे, या तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे या प्रतिकर्षित। यदि बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल कंपास के पास लाया जाए तो वह कंपास के साउथ पोल को अपनी ओर आकर्षित करेगा। उसी तरह बार मैग्नेट का साउथ पोल कंपास के नॉर्थ पोल को। अब ओरेस्टेड के संयोग को प्रयोग की तरह करके समझने की कोशिश करते हैं। इस प्रयोग को करने के लिए हमें एक बैटरी, एक मोटा कॉपर का तार, एक कंपास और कुछ कनेक्टिंग तारों की आवश्यकता होगी। बैटरी को तारों के जरिए स्विच से होते हुए कॉपर के तार के दोनों सिरों से जोड़ दिया जाए। कॉपर के तार के ऊपर कंपास को इस तरह रखें कि कंपास की सुई और कॉपर का तार समांतर हो। जैसे ही स्विच को ऑन करते हैं, हमें कंपास की सुई में एक डिफ्लेक्शन नजर आता है। ठीक वैसे ही डिफ्लेक्शन जैसे बार मैग्नेट के केस में नजर आया था। बार मैग्नेट और विद्युत धारित तार को हम एक समान मान सकते हैं और ये कहना उचित होगा कि विद्युत का भी उसके आसपास के क्षेत्र पर चुंबकीय प्रभाव पड़ता है। यदि विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है तो चुंबक की ही तरह उसका कोई चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्र रेखाएं भी होगी। इसको थोड़ा और करीब से समझते हैं। यदि इसी सर्किट में विद्युत धारा की दिशा बदल दी जाए तो क्या होगा? सुई का डिफ्लेक्शन दूसरी दिशा में होगा, जिसका मतलब है कि विद्युत धारा की दिशा बदलने से चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा भी बदल जाती है। रेखाओं की दिशा को जानने के लिए और इस प्रयोग में थोड़ा बदलाव करना होगा। सर्किट पहले केस में लेटा हुआ था, उसे हम सीधा खड़ा कर देंगे। एक एमीटर को सीरीज में लगाने के साथ साथ कॉपर के तार पर एक कार्डबोर्ड का चौकोर टुकड़ा किसी लकड़ी की मदद से सटा दे और उस कार्डबोर्ड पर लोहे का चूरा डाल दे। स्विच ऑन करने और कार्डबोर्ड को 2-3 बार थपकी देने के बाद हमें चूरे में एक गोल सा पैटर्न बनता नजर आएगा और ये पैटर्न और कुछ नहीं बल्कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं। इनकी दिशा ज्ञात करने के लिए एक कंपास को कार्डबोर्ड पर रखे नॉर्थ की तरफ की सुई क्षेत्र रेखाओं की दिशा बताएगी। तो ये सिद्ध होता है कि सीधे चालक या स्ट्रेट कंडक्टर में विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र प्रवाहित होता है। यदि विद्युत धारा को बढ़ाया जाए तो क्या होगा? विद्युत धारा बढ़ने से सुई में विक्षेपण भी बढ़ेगा और चुंबकीय क्षेत्र की मैग्नीट्यूड या परिमाण में भी वृद्धि होगी। साथ ही विद्युत धारा की दिशा बदलने से भी रेखाओं की दिशा बदल जाएगी। हमने विद्युत धारा को बढ़ाने और घटाने के साथ उसकी दिशा बदलकर तो देख लिया, लेकिन क्या तार के साइज का भी चुंबकीय क्षेत्र पर कोई प्रभाव पड़ेगा? चलिए कॉपर का थोड़ा और मोटा तार लेके देखते हैं। अरे ये क्या, तार की मोटाई बढ़ाने से डिफ्लेक्शन और बढ़ गई। इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र की मैग्नीट्यूड भी बढ़ गई है। आज की वीडियो में हमने बहुत सारी बातों और तथ्यों को जान लिया है जिन्हें ज्यादा समय तक याद रखने में दिक्कत होगी। चलो इस दिक्कत को भी राइट हैंड थंब रूल से दूर कर देते हैं। यदि हमें तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा ज्ञात करनी हो तो कैसे करेंगे?
रूल ये कहता है कि मान लीजिए आपने अपने दाहिने हाथ में एक तार पकड़ा हुआ है, तो अंगूठे की दिशा विद्युत धारा की दिशा को दिखाएगी और घूमती हुई उंगलियों की दिशा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा को। चलिए, जो आज देखा उसे जानने से पहले एक बार फिर जान लेते हैं। कोई भी विद्युत धारित चालक चुंबक की तरह व्यवहार करता है। विद्युत धारा बढ़ाने से चुंबकीय क्षेत्र की मात्रा बढ़ जाती है। तार की मोटाई बढ़ाने या घटाने से चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता एवं घटता है। आने वाली वीडियो में हम विद्युत और चुंबक से चलने वाले उपकरणों के बारे में जानेंगे। हमने सीधे चालक में प्रवाहित होने वाले चुंबकीय क्षेत्र के बारे में जाना और हमने ये भी जाना कि विज्ञान में सोचने की कोई सीमा नहीं है। आप एक हद तक सोचते हैं तो दूसरा आपकी सोच की ओर से आगे निकल जाता है। यदि विद्युत की उपस्थिति में सीधा चालक चुंबकीय क्षेत्र प्रवाहित कर सकता है, तो सीधे चालक की जगह अगर एक वृत्ताकार पाश या सर्कुलर लूप लिया जाए तो क्या होगा? क्या चुंबकीय क्षेत्र में कोई फर्क नजर आएगा या सीधे चालक की ही तरह क्षेत्र प्रवाहित होगा? चलिए दोबारा से लोहे की चूरे वाली एक्टिविटी इस लूप के साथ दोहराते हैं। इस बार सीधे चालक की जगह तार का एक सर्कुलर लूप लिया जाएगा। विद्युत धारा के सक्रिय होते ही एक पैटर्न यहाँ भी देखने को मिलता है। ये पैटर्न कुछ पहले जैसा है और कुछ अलग। चूरा गोल आकार पैटर्न तो जरूर बना रहा है, लेकिन लूप के चलते दो गोले बनते नजर आ रहे हैं। यहाँ राइट हैंड थंब रूल लगाए तो हमें क्षेत्र रेखाओं की दिशा मिल जाएगी। यदि इस तरफ से विद्युत धारा ऊपर की ओर जा रहा है तो हमारी मुड़ती उंगलियां क्षेत्र रेखाओं की दिशा बताएगी। दूसरी ओर विद्युत धारा नीचे की ओर आ रहा है तब क्षेत्र रेखाओं की दिशा इस तरफ होगी। जैसे जैसे हम तार से दूर जाते रहेंगे, गोल पैटर्न का आकार बड़ा होता रहेगा और बीच में आकर ये सीधी रेखा की तरह ही दिखेगा, जैसा कि बार मैग्नेट के केस में भी होता था। यदि हम पूरे सिस्टम को पीछे की ओर से देखें तो क्या होगा? विद्युत धारा की दिशा बदली हुई नजर आएगी और क्षेत्र रेखाएं भी दूसरी दिशा की ओर जाती प्रतीत होगी। जिस तरफ से रेखाएं अंदर की ओर जाती दिख रही है, वे साइड लूप में चुंबक के साउथ पोल या दक्षिणी ध्रुव की तरह ही काम करेगा और जिस तरफ रेखाएं बाहर की ओर आती नजर आ रही है, वे नॉर्थ पोल या उत्तरी ध्रुव की तरह। इन पोल और दिशा को याद रखने का एक आसान तरीका भी है, जिसे घड़ी की सुई की घूमने की दिशा से दर्शाया जा सकता है। यदि विद्युत धारा क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की सुई की घूमने की दिशा में गमन कर रहा है, तो वे साइड साउथ पोल होगी। इसे एस पर बनाए ऐसे तीर से याद रखा जा सकता है। और यदि विद्युत धारा एंटी क्लॉकवाइज मतलब सुई के विपरीत दिशा में गमन कर रहा है, तब एक एन पर बनाए तीर से याद रखा जा सकता है। मुझे यकीन है कि आज के बाद आप नॉर्थ और साउथ पोल को हमेशा याद रखेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि सीधे चालक का तो ठीक था, मगर ये वृत्ताकार पाश बढ़ाने का कारण क्या था? कारण आपको वीडियो के अंत तक समझ में आ जाएगा। यदि एक लूप की जगह बहुत सारे लूप लिए जाए, मतलब एक तार को कई बार घुमाकर ऐसा कुछ बनाया जाए, तो क्या होगा? तार की इस कुंडली को विज्ञान की भाषा में परिनालिका या इंग्लिश में सोलेनॉइड कहा जाता है। यदि लूप की तरह इसको भी विद्युत धारा से जोड़ा जाए, तब लोहे का चूरा भी एक पैटर्न बना लेगा, जिसका मतलब है यहाँ भी चुंबकीय क्षेत्र बना है। क्षेत्र रेखाओं की दिशा ज्ञात करने के लिए हम दोनों छोर पर विद्युत धारा की दिशा देखेंगे। इस छोर पर दिशा क्लॉकवाइज है, तो सीखे गए नियम के अनुसार ये सोलेनॉइड का साउथ पोल होगा, और दूसरे छोर पर दिशा एंटी क्लॉकवाइज है, तो वह नॉर्थ पोल माना जाएगा। इस प्रकार हम क्षेत्र रेखाओं को दिखा सकते हैं। यदि इस चित्र को ध्यान से देखें, तो यह हमें छठ चुंबक की याद दिलाता है।
तो क्या हम सोलेनॉइड के माध्यम से चुंबक बना सकते हैं? जी हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन है कि सोलेनॉइड से हम चुंबक जैसा कुछ बना सकते हैं। यदि सोलेनॉइड के बीच में नरम लोहे जैसा कोई पदार्थ रखा जाए और विद्युत धारा का स्विच ऑन हो, तो ये नरम लोहा बिल्कुल चुंबक की ही तरह व्यवहार करेगा। विद्युत की मदद से बनी इस चुंबक को विद्युत चुंबक कहा जाता है। इन विद्युत चुंबक का हमारे घरों और विद्यालयों में लगे कई उपकरण जैसे पंखों, मोटर, कपड़े धोने की मशीनों और जनरेटर को चलाने में उपयोग किया जाता है। हमने इस वीडियो में वृत्ताकार पाश एवं सोलेनॉइड तक, फिर सोलेनॉइड के विद्युत चुंबक बनाने तक की कहानी देखी। मोटर जैसे उपकरणों में ये विद्युत चुंबक किस तरह उपयोग होती है, ये अगली वीडियो में फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल को सीखने के बाद देखेंगे। जैसा कि हमने अपने पिछली वीडियोस में देखा कि कोई भी चालक जिसमें विद्युत धारा गमन करता हो, वह अपने आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, और यदि इस क्षेत्र में हम कोई कंपास रखें तो वह उसके चुंबकीय क्षेत्र को भी प्रभावित करता है। लेकिन हम न्यूटन के तीसरे नियम के माध्यम से ये भी जानते हैं कि किसी भी वस्तु पर कोई दूसरी वस्तु कुछ बल लगाती है तो पहली वस्तु भी बराबर और विपरीत बल दूसरी वस्तु पर लगाएगी। तो यहाँ भी कुछ इस तरह ही होता है। यदि चालक विद्युत धारा बहने के कारण पास रखी चुंबक या कंपास पर बल लगाता है, तब उतना ही बल चालक पर भी लगता है। क्या ये सच है? हाँ, ये बिल्कुल सच है। इसे समझने के लिए एक एक्टिविटी करके देखते हैं। इस एक्टिविटी को करने के लिए हमें एक हॉर्सशू मैग्नेट, एक मोटे कॉपर के तार का टुकड़ा, एक स्टैंड, एक बड़ी बैटरी और सर्किट को जोड़ने के लिए तार और एक स्विच की आवश्यकता होगी। सबसे पहले तो स्टैंड के नीचे के हिस्से पर हॉर्सशू मैग्नेट को खड़ा करें ताकि उसका उत्तरी ध्रुव ऊपर की ओर और दक्षिणी ध्रुव नीचे की ओर हो। कॉपर के तार के दोनों सिरों को बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव सिरों से इस तरह जोड़े कि वह स्टैंड के माध्यम से चुंबक के बीच लटका रहे। कनेक्शन को जोड़ने के बाद स्विच को ऑन किया जाता है। स्विच के ऑन होते ही हमें तार एक दिशा में विक्षेप होता नजर आएगा, और जब तक स्विच ऑन रहेगा यह उसी स्थान पर टिका रहेगा। ये क्या हुआ और क्यों? यदि विद्युत धारा की दिशा बदली जाए तब क्या होगा? चलिए करके देखते हैं। हम देख सकते हैं कि विद्युत धारा की दिशा बदलने से तार में विक्षेपण दूसरी दिशा में होता नजर आएगा। मगर विद्युत धारा की दिशा बदलने से विक्षेपण की दिशा क्यों बदली? हर एक सवाल का एक एक करके जवाब देते हैं। विक्षेपण के होने का कारण यही है कि विद्युत धारा के गमन करने की वजह से जब चालक का चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेट के चुंबकीय क्षेत्र से टकराया तो इन क्षेत्रों ने एक दूसरे पर एक बल लगाया, जिस कारण हमें तार में विक्षेपण नजर आया। चलो, विक्षेपण तो समझ आया, लेकिन विद्युत धारा की दिशा बदलने से विक्षेपण की दिशा क्यों बदली? ये विक्षेपण दरअसल उस बल को दिखाता है जो कि चुंबक चालक पर लगाती है। यदि हम ध्यान से देखें तो यहाँ एक पैटर्न नजर आएगा। हम जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर जाती है। साथ ही विद्युत धारा जब इस दिशा में चल रही थी तब विक्षेपण इस दिशा में थी। इस चित्र को घुमाकर देखें तो तीनों एक दूसरे पर लंबवत दिखेगी। बल, विद्युत धारा और क्षेत्र रेखाओं के इस संबंध को फ्लेमिंग के बाएं हाथ नियम या इंग्लिश में फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के नाम से जानते हैं। ये नियम कहता है कि यदि हम अपने बाएं हाथ की तर्जनी या पहली उंगली, मध्यमा या दूसरी उंगली एवं अंगूठे को इस तरह रखें कि तीनों एक दूसरे पर लंबवत हो, तब पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा बताएगी, बीच वाली उंगली विद्युत धारा की और अंगूठा बल की ओर इशारा करेगा। यदि इसे एक्टिविटी पर लगाकर देखें, तब हम बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। यदि विद्युत धारा इस दिशा में था और रेखाएं इस दिशा में, तब बल इधर लगा था।
उसी प्रकार विद्युत धारा की दिशा बदलने से बल की दिशा भी बदल गई थी। इस नियम को याद रखने की सख्त जरूरत है, क्योंकि जैसा कि हमने पहले भी बात की है कि विद्युत चुंबक और चुंबक से चलने वाले उपकरण बहुत होते हैं और ये नियम उपकरण में बल की दिशा ज्ञात करने में उपयोगी होता है। अगली वीडियो में इलेक्ट्रिक मोटर से जुड़े नियम और कार्य पर चर्चा होगी। आपने अपने घर में कई उपकरण देखे होंगे, जैसे कि पंखा, कूलर या पानी उठाने वाला पंप। क्या कभी सोचा है कि ये उपकरण कैसे चलते हैं? हमने पिछले पाठ में जाना था कि किस तरह विद्युत बल्ब को उज्जवल करती है, लेकिन यही विद्युत जब पंखे और कूलर में गमन करती है तो ऐसा क्या होता है कि पंखा गोल गोल घूमने लगता है? हमने अक्सर सुना होगा कि पंखे के अंदर एक मोटर होती है जो इसे घूमने में मदद करती है। अब सवाल उठता है कि इस मोटर में क्या होता है? आज इस वीडियो के माध्यम से हम एक उपकरण जिसे विद्युत मोटर या इलेक्ट्रिक मोटर कहा जाता है के बारे में जानेंगे और साथ ही उसके कार्य करने के पीछे के नियम को भी करीब से समझने की कोशिश करेंगे। विद्युत मोटर सिर्फ विद्युत धारा के गमन करने से नहीं, बल्कि विद्युत धारा के चुंबकीय क्षेत्र में गमन करने के कारण घूमती है। यदि इस मोटर को खोल कर देखें तो हमें बहुत सारे तार और चुंबक मिलेंगे। आसान भाषा में देखें तो एक आयताकार चालक ABCD को एक चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है और चालक के दो छोरों को विद्युत के स्रोत से जोड़ा जाता है। जैसे ही स्विच को ऑन करते हैं तब चालक में विद्युत धारा गमन करने लगता है। चालक ABCD के AB भुजा पर फ्लेमिंग वामहस्त नियम या फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाए तो हमें बल की दिशा मिल जाएगी। हम जानते हैं कि क्षेत्र रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। साथ ही AB भुजा पर विद्युत धारा की दिशा इस ओर है, तब बल नीचे की ओर लगेगा। यदि यही नियम CD भुजा पर लगाए तब क्या होगा? CD भुजा पर विद्युत धारा की दिशा इस ओर मतलब बाहर की ओर है, इसलिए इस भुजा पर बल ऊपर की ओर लगेगा। इसे मोशन में देखा जाए तो बल लगने के कारण चालक घूमने लगेगा। अब सवाल ये है कि आधे चक्कर के बाद AB और CD भुजा अपनी जगह बदल लेगी और विद्युत धारा की दिशा भी बदल जाएगी, जिस कारण अब चालक दूसरी दिशा में घूमेगा और अपने पहले स्थान पर वापस आ जाएगा। लेकिन क्या ये सही है? आपने कभी देखा है कि पंखा या कूलर थोड़ी देर एक दिशा में घूमता है और फिर दिशा बदल लेता है? नहीं, वे एक ही दिशा में घूमते रहते हैं। फिर मोटर में ऐसी क्या चीज लगाई जाती है जिस कारण ये दिशा बार बार बदली नहीं जाती? इस प्रक्रिया को करने के लिए मोटर सर्किट में विभिन्न वलय या जिन्हें इंग्लिश में स्प्लिट रिंग्स कहते हैं, जो कार्बन के ब्रश के माध्यम से जुड़ी होती है। स्प्लिट रिंग एक खास किस्म की रिंग होती है जिसके दो भाग होते हैं और वे सर्किट में गोल गोल घूमती रहती है। चालक के छोर से स्प्लिट रिंग जुड़े होते हैं और ये स्प्लिट रिंग कार्बन ब्रश के माध्यम से सर्किट से, जो कि सर्किट में विद्युत धारा की दिशा को एक ही ओर बनाए रखने में मदद करती है। तो विद्युत धारा सर्किट में हमेशा एक ही दिशा में चलता रहेगा। साथ ही AB और CD भुजा पर भी लगने वाला बल अपनी दिशा बदलकर मोटर को एक ही ओर घुमाता रहेगा। चलिए एक बार फिर इसे देखते हैं। विद्युत धारा चालक पर आया और AB भुजा पर नीचे की ओर और CD भुजा पर ऊपर की ओर बल लगने लगा। आधी रोटेशन के बाद CD भुजा पर नीचे की ओर बल लगा और AB भुजा पर ऊपर की ओर, और ये चक्र बार बार चलता रहा। आमतौर पर बड़े स्तर पर काम आने वाली मोटर में चुंबक की जगह विद्युत चुंबक का उपयोग किया जाता है। ये विद्युत चुंबक नरम लोहे के ऊपर तार को लपेटने से बनती है, जिसके बारे में हम पहले से जानते हैं। विद्युत मोटर का उपयोग पंखों, पंप, कूलर, ग्राइंडर, चक्की और बड़े बड़े औद्योगिक स्थानों में होता है। याद है, हमने पहले भी कहा था कि फ्लेमिंग का नियम कितना अहम है, और आज इस वीडियो में हमने जान भी लिया। आशा है कि आपको मोटर के चलने के पीछे के छिपे राज आज समझ आ गए होंगे। यदि नहीं तो घबराने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो को दोबारा देखिए, मोटर और उसका कार्य आसान लगने लगेगा। पिछली वीडियो में हमने जाना था
कि चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत धारावाही चालक पर बल कैसे लगता है और फ्लेमिंग का बामहस्त नियम या फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को भी समझने का प्रयास किया था। साथ ही हमने विद्युत मोटर के कार्य करने का तरीका और उसके उपयोग जैसे पंखा, रेफ्रिजरेटर, कंप्यूटर और वॉशिंग मशीन के बारे में भी समझा था। ये सारे विद्युत से चलने वाले उपकरण होते हैं। क्या हम ये जानते हैं कि विद्युत बनाई कैसे जाती है? विद्युत जनित्र या इलेक्ट्रिक जनरेटर के माध्यम से बनाई जाती है। विद्युत जनरेटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नियम पर कार्य करता है। विद्युत चुंबक तो सुना है, मगर विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है? चलिए हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण को एक एक्टिविटी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। इस एक्टिविटी को करने के लिए हमें एक 50 फेरों वाले तार की एक कुंडली, एक बार मैग्नेट और एक गैल्वेनोमीटर चाहिए। गैल्वेनोमीटर क्या है? गैल्वेनोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग सर्किट में विद्युत धारा की उपस्थिति और उसकी दिशा जानने के लिए किया जाता है। गैल्वेनोमीटर को कुंडली से इस तरह जोड़ने के बाद जब चुंबक के उत्तरी ध्रुव को कुंडली के एक सिरे की तरफ ले जाते हैं, तब गैल्वेनोमीटर की सुई में एक और विक्षेपण होता है। मान लीजिए ये दिशा दाईं ओर है। सुई का हिलना कुंडली में विद्युत धारा के होने का संकेत देता है और जैसे ही चुंबक की गति समाप्त होती है, गैल्वेनोमीटर में विक्षेपण शून्य हो जाता है। इसी तरह चुंबक के उत्तरी ध्रुव को कुंडली से दूर ले जाने पर सुई की दिशा बदल जाती है, जो ये दर्शाता है कि सर्किट में उत्पन्न विद्युत धारा की दिशा पहले से विपरीत है। दूसरे केस में चुंबक को स्थिर अवस्था में रखने पर कुंडली के सिरे को उत्तरी ध्रुव के निकट लाने पर सुई दाईं ओर विक्षेप होती है और दूर ले जाने पर बाईं ओर। तीसरे केस में जब चुंबक के दक्षिणी ध्रुव को कुंडली के सिरे की ओर ले जाते हैं, तब सुई की दिशा पहले केस से विपरीत होती है। इस एक्टिविटी से हम दो निष्कर्ष दे सकते हैं। जब कुंडली और चुंबक दोनों स्थिर होते हैं, तब गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेपण नहीं होता। कुंडली अथवा चुंबक की गति एक प्रेरित विभवांतर या इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न करती है, जिसके कारण प्रेरित विद्युत धारा या इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित होता है। इस क्रियाकलाप को दूसरे नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं। इस बार चुंबक की जगह 100 फेरों वाली विद्युत धारावाही कुंडली का उपयोग करते हैं। दोनों कुंडलियों को मोटे कागज के खोखले बेलन के माध्यम से रोका जा सकता है। कुंडली एक को जब बैटरी और स्विच से जोड़ा जाएगा, तब गैल्वेनोमीटर की सुई एक दिशा में तेजी से विक्षेप होकर उसी गति से शून्य पर वापस आ जाती है। अगर स्विच को निकाला जाए तब भी विक्षेपण देखा जा सकता है, परंतु उसकी दिशा उल्टी होगी। यदि कुंडली एक की विद्युत धारा की दिशा बदली जाए और स्विच को जोड़ा जाए, तब भी गैल्वेनोमीटर में विपरीत दिशा में विक्षेपण देखा जा सकता है। इस एक्टिविटी का ये निष्कर्ष निकलता है कि कुंडली एक में जब विद्युत धारा स्थायी होता है, तो कुंडली 2 के गैल्वेनोमीटर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कुंडली एक में जब विद्युत धारा में परिवर्तन होता है, तब कुंडली 2 में प्रेरित विभवांतर या इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस प्रेरित होता है। कुंडली 1 को प्राथमिक कुंडली और कुंडली 2 को द्वितीयक कुंडली कहा जाता है। प्राथमिक कुंडली में विद्युत धारा के परिवर्तन के कारण चुंबकीय क्षेत्र में भी परिवर्तन होता है। द्वितीयक क्षेत्र रेखाएं भी परिवर्तित होती है, जिसके कारण इंड्यूस्ड विद्युत धारा उत्पन्न होता है। इस तरह एक चालक में विद्युत धारा के परिवर्तन के कारण दूसरे चालक में विद्युत धारा के इंड्यूस्ड होने को विद्युत चुंबकीय प्रेरण या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। इस घटना को पहली बार माइकल फैराडे ने अनुभव किया था। इस इंड्यूस्ड विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम या फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का उपयोग किया जाता है। ये नियम कहता है कि दाएं हाथ की पहली उंगली, बीच वाली उंगली और अंगूठे तीनों को लंबवत स्थिति में रखा जाता है। यहाँ पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा बताती है और अंगूठा चालक की गति की ओर संकेत करता है। तब बीच वाली उंगली प्रेरित एवं प्रेरित विद्युत धारा की दिशा बताती है।
जिस प्रकार फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगे बल को बताता है, उसके विपरीत फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल चालक की मोशन को चुंबकीय क्षेत्र में रखने के कारण जो विद्युत धारा प्रेरित होता है उसे ये रूल दर्शाता है। आने वाले वीडियो में हम वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर काम करने वाले इलेक्ट्रिक जनरेटर पर बात करेंगे। कुछ उपकरण होते हैं जो विद्युत की खपत करते हैं और कुछ उपकरण जो विद्युत पैदा करते हैं। किसी एक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण इलेक्ट्रिक जनरेटर या विद्युत जनित्र कहलाता है। घर या किसी उद्योग संस्थान में ये जनरेटर देखा जा सकता है। जिस प्रकार विद्युत मोटर में विद्युत और चुंबक के माध्यम से चालक को घुमाया जाता था, यहाँ उसके विपरीत विद्युत जनित्र में चुंबकीय क्षेत्र में घूमते हुए चालक को लाया जाए तब विद्युत उत्पन्न होती है। जिस प्रकार मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिकी ऊर्जा में बदलती है, उसके विपरीत जनरेटर यांत्रिकी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। आइए विद्युत जनरेटर की कार्यप्रणाली को करीब से जानने की कोशिश करते हैं। तो पहले एक मोटर लेते हैं। यह चालक को विद्युत देने की जगह यदि चालक को घुमाया जाए तो क्या होगा? हम जानते हैं कि चालक को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाने से विद्युत धारा उत्पन्न होती है, लेकिन विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने से पहले इस सेटअप में एक बदलाव करते हैं। यह विभक्त वलय हटाकर हम पूरी वलय लगा देते हैं और देखते हैं इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। चालक को धुरा के माध्यम से दक्षिणावर्त या क्लॉकवाइज दिशा में घुमाया जाए तो प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के दक्षिणहस्त नियम का उपयोग किया जाएगा। धुरा दक्षिणावर्त दिशा में घूम रही है तो चालक की AB भुजा का मोशन ऊपर की ओर होगा, जो कि अंगूठे से दर्शाया जाएगा। साथ ही पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर इशारा करेगी, तब बीच वाली उंगली AB भुजा पर प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को बताएगी, जो यहाँ अंदर की ओर लगेगी। उसी तरह हम CD भुजा पर भी प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात कर सकते हैं, जो कि बाहर की ओर है। ये विद्युत धारा कितनी और किस दिशा की ओर उत्पन्न हो रही है, एक गैल्वेनोमीटर को सर्किट में लगाकर पता लगाया जा सकता है। यह देखा जाए तो पता चलेगा कि आधे चक्कर के बाद CD ऊपर की ओर घूमेगी और AB नीचे की ओर, जिस कारण सर्किट में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा भी बदल जाएगी और हर आधे चक्कर के बाद प्रेरित विद्युत धारा की दिशा बदलने की प्रक्रिया होती रहेगी। यूं बार बार दिशा बदलने वाले जनरेटर को AC विद्युत जनित्र या AC इलेक्ट्रिक जनरेटर कहा जाता है। ये AC क्या होता है? AC का मतलब ऑल्टरनेटिंग विद्युत धारा होता है। जो विद्युत धारा अपनी दिशा बदल लेते हैं उन्हें ऑल्टरनेटिंग विद्युत धारा कहा जाता है, और जो विद्युत धारा अपनी दिशा नहीं बदलते उन्हें डायरेक्ट विद्युत धारा अथवा DC कहते हैं। बैटरी से आने वाला विद्युत धारा DC होता है और हमारे घरों में पावर सप्लाई से आने वाला विद्युत धारा AC होता है। यही कारण है कि हम अपने घरों में AC विद्युत जनित्र ही लगाते हैं, क्योंकि वह AC विद्युत धारा प्रेरित करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि DC विद्युत जनित्र कैसे काम करता है। याद है शुरुआत में विभक्त विलय हटाई गई थी। यदि उन्हें वापस लगा दिया जाए तो हमें DC विद्युत धारा की प्राप्ति होगी और ऐसे जनरेटर DC विद्युत जनित्र कहलाते हैं। DC विद्युत जनित्र आमतौर पर गाड़ियों में ऑल्टरनेटर नामक उपकरण में कार्य करते हैं, जिनका काम गाड़ी की बैटरी को चार्ज करना होता है। एक साधारण चुंबक से शुरुआत कर हम कहाँ चुंबक की मदद से विद्युत उत्पन्न करने तक आ गए। कहने का तात्पर्य यही है कि विज्ञान में किसी भी चीज की कोई सीमा नहीं है। आप जितना अंदर तक जाओगे, चीजें उतनी ही खुलती जाएगी।